सारा खेल भादो 19 गते को शुरू होता है। ऐसा दिन जब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे बड़े बड़े ऐप्स को बैन कर दिया था। एक ऐसे वक्त में जब नेपाल का युवा जागरूक था और नेपाली नेताओं की अय्यासी, उनके परिवार की अय्यासी और उनके बच्चों की अय्यासी को एक्सपोज कर रहा था। ऐसे समय में इस सोशल मीडिया को बैन करना नेपाल की सरकार के लिए आग में घी डालने जैसा काम था। उसी दिन जेनजी नेपाल नाम के एक फेसबुक पेज से एक शांतिपूर्ण आंदोलन की घोषणा की जाती है, जो कि माइतीघर मंडल में होना था। आंदोलन भादो 23 गते के दिन रखा जाता है और युवाओं से ड्रेस, स्कूल ड्रेस, कॉलेज ड्रेस और आईडी कार्ड के साथ आने की रिक्वेस्ट की जाती है। भादो 23 गते के दिन सुबह के 9 बजे बहुत सारे युवा उस माइतीघर मंडल पे पहुंच जाते हैं। उनके साथ बहुत सारे पत्रकार और समाजसेवी लोग भी होते हैं। फिर करीब 11 बजे जब माइतीघर मंडल में लोगों की अच्छी खासी तादाद पहुंच जाती है तो लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बानेश्वर की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से आगे जाने लगते हैं। एवरेस्ट होटल के आगे पुलिस की बैरिकेडिंग होने की वजह से प्रदर्शनकारी वहीं पर रुक जाते हैं और नारेबाजी करना जारी रखते हैं। उस वक्त तक बहुत सारे दल और बहुत सारे युवा नेता उन विद्यार्थी समूह को ज्वाइन कर चुके थे और वो भी उनके साथ साथ थे। तब तक प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन उसी वक्त 4-5 बुलेट बाइक बानेश्वर की तरफ से निकलती हैं और माइतीघर मंडल की तरफ जाने लगती हैं। और फिर कुछ ही देर में वो सारी बाइक्स वापस आती हैं, लेकिन इस बार बाइक्स की संख्या 15 से 20 हो चुकी थी। वो सारे बाइक वाले कभी माइतीघर मंडल की ओर जाते और फिर वहाँ से बानेश्वर की तरफ वापस आते, फिर इधर से उधर जाते और उधर से इधर आते। इस तरह बाइक की भी संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही चलता रहा और लगभग दोपहर के 12:30 बज चुके थे। इसी बीच काठमांडू की जिला प्रमुख का कल रात 10 बजे तक कर्फ्यू का आदेश आ जाता है। कर्फ्यू के आदेश के बाद कुछ स्टूडेंट्स घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन अक्सर प्रदर्शनकारी वहीं पर रुके रहते हैं और कुछ ही देर बाद पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। इस बार ये लोग संसद भवन का रुख करते हैं और उनमें से अक्सर प्रदर्शनकारी गुस्से में और उग्र तरीके से पेश आ रहे थे। संसद भवन पहुंचकर कुछ लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग झंडा फहरा रहे थे और कुछ लोग गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच गोली चलने की आवाज़ आती है और पुलिस की तरफ से आंसू गैस फेंका जाता है और प्रदर्शनकारी की तरफ से ईंट और पथराव किया जाता है। अवस्था सुरक्षा कर्मियों के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और प्रदर्शनकारी काफ़ी आक्रामक अंदाज में नजर आने लगते हैं। अगले दिन भादो 24 गते प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली राजीनामा भी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद नया रोड पर कुछ प्रदर्शनकारी पथराव करते नजर आते हैं और सुरक्षाकर्मी उनको भगाते हुए नजर आते हैं। इसी बीच वहीं पर एक गली से कुछ बाइक और उस पर सवार लोग निकलते हैं। एक आदमी पैदल, जो कि उन साथियों को रोकते हुए अपनी जैकेट मांग रहा था जिस पर हामी नेपाल लिखा हुआ था। हामी नेपाल एक ऐसी संस्था है जो राहत और उद्धार का काम करती है, ख़राब परिस्थितियों में लोगों की मदद करती है और समाज सेवा करती है। और वो आदमी जो जैकेट मांग रहा था वो उसी संस्था का अध्यक्ष सुदन गुरुङ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुदन गुरुङ अपने साथियों के साथ और सहयोगियों के साथ लगभग 9 मिनट तक उस जगह पर रहा और उस 9 मिनट के बीच वो लगातार पुलिसकर्मियों से और अपने मोबाइल पर जैसे किसी के मैसेज के आने का इंतज़ार कर रहा हो। उसके बाद सुदन गुरुङ का एक साथी इशारा करता है और सुदन गुरुङ भी अपने साथियों को इशारा करता है और वो लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन सुदन गुरुङ उस दिन जहाँ जहाँ जाता है प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच वहाँ पर आक्रामक झड़प होने लगती है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। मीडिया कर्मियों के मुताबिक सुदन गुरुङ और उसके साथी उस दिन कुछ अलग मनसाए में नज़र आ रहे थे और उनके कहने के मुताबिक हामी नेपाल जो संस्था का नाम था वो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस कर्मियों से बचने के लिए या उनको दिखाने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए था। और वो सुदन गुरुङ अभी अनुसंधान में है। लेकिन माघ 4 गते आपकी फेवरेट पार्टी जो सोशल मीडिया के किंग हैं, जो सोशल मीडिया पर बिल्कुल छाए हुए हैं, बालेन शाह,
वो माघ 4 गते को उसी सुदन गुरुंग को गोरखा क्षेत्र नंबर 1 से अपना प्रतिनिधि खड़ा करते हैं। ये हुआ पहला राजनीतिक कनेक्शन। इसी तरह इस पार्टी का दूसरा कनेक्शन तब नज़र आता है जब केपी शर्मा ओली अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि देश बचाने वाले और देश जलाने वालों के बीच आप देश बचाने वालों को वोट दीजिए। केपी ओली की उस पोस्ट के सिर्फ 2 घंटे बाद बालन शाह भी अपने फेसबुक अकाउंट पर उनको बच्चों का हत्यारा कहते हुए पोस्ट कर देते हैं। अगर आप ईमानदार थे, आप देश जलाने वाले नहीं थे, तो आपको इतनी चिढ़ क्यों लगी? और जबकि इससे पहले ही बालन शाह संसद भवन को जलाने की धमकी दे चुके। इतना सब कुछ साफ साफ दिखने के बाद भी कुछ लोगों ने इन लोगों को हीरो बनाकर रखा, कभी नई पार्टी के नाम पे, जबकि वो पार्टी सन 2022 में बनी थी, और कभी नया नेता के नाम पे और कभी विकास के नाम पे, जबकि 6 महानगर पालिका पूरे नेपाल में है और काठमांडू सबसे पीछे है। तो ज़रा सोचिए, जो 6 महानगर पालिका में कंपटीशन नहीं कर पाया वो देश के स्तर पे क्या कंपटीशन करेगा। इसलिए अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि फागुन 21 गते के दिन जब आप मतपेटिका में वोट डाल रहे होंगे तब ये सोच समझ कर वोट डालिएगा कि कौन देश जलाया है और कौन देश बचा रहा था।